सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये बात कही थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जनरल स्टडीज़ जीएस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम उसमें से एक सब्जेक्ट के बारे में पूरा ओवरव्यू लेने वाले हैं और कल से हम वो सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सारी चीज़ें सुनते रहते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी ये भी चीज़ें आप काफ़ी बार सुनते होंगे, न्यूज़ में, अखबारों में, टीवी पे। ये सारी चीज़ें एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिस सब्जेक्ट का नाम है इंडियन पॉलिटी। हाँ, आपने सही सोचा। आज हम पॉलिटी सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेने वाले हैं और कल से हम इस सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, अभी आप एक बात सोचिए, ये हमारा इंडिया है। जब दुनिया बनी होगी शुरू में, एकदम शुरू में, जब आदि मानव का टाइम होगा, ये ट्राइबल टाइप के लोग होते थे शुरू में, जब एजुकेशन नहीं होगा, खाने वाने के लिए ये जंगल के जानवरों को मारते थे। उस टाइम वो टाइम था, तो उस टाइम में क्या गवर्नमेंट थी क्या? उस टाइम में प्रेसिडेंट था क्या? प्राइम मिनिस्टर था क्या? चीफ मिनिस्टर था या हाई कोर्ट था? इन लोग के जब झगड़े होते थे तब क्या ये कोर्ट में जाते थे क्या? उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम सोसाइटी कैसे चलती थी? सोसाइटी उस टाइम अपने आप चलती थी। उस टाइम जैसे जानवर है, जानवर को, बड़े जानवर को भूख लगी, उसने छोटे जानवर को खा लिया। कोई आदि मानव है, उसको भूख लगी, उसने किसी जानवर को खा लिया। ऐसी चलती थी दुनिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोग सिविलाइज हुए, मतलब लोगों को पता चलने लगा कि फैमिली चीज़ होती है। वो फिर एक घर बनाने लगे, उन्होंने गुहा में अपने घर बनाए। उसके बाद उन्होंने फैमिली बनाना शुरू कर दिया, अपने फैमिली के साथ रहने लगे। धीरे धीरे ये जो व्हील है, व्हील का डिस्कवर हुआ। उसके बाद जो आग है, आग की डिस्कवरी हुई। इसके साथ साथ लोग थोड़े सिविलाइज होने लगे। फिर लोगों ने हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया, इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल, इन्होंने जानवर को पालना चालू कर दिया। ऐसे करते करते लोग आगे बढ़े। फिर एक लोग, मतलब काफ़ी लोग, फिर पॉपुलेशन बढ़ी। उसके बाद एक आदमी आगे आया, ये बोला कि मैं आज से राजा हूँ, आप मेरी प्रजा हो, आपको कोई अगर कोई समस्या आप मेरे पास आओ। ऐसे करते करते ये जो एशियन पीरियड है, एशियन पीरियड हिस्ट्री का, ये चला गया। उसके बाद मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया। तो मॉडर्न में क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, फिर राज्य बने, फिर एक राजा की दूसरे राजा के साथ दुश्मनी, फिर इसने उसको हराया। ऐसा करता करता फिर मॉडर्न बीतता गया। इसमें जो था, मतलब इस टाइम तक क्या था, अगर किसी के झगड़े हुए तो राजा के पास जाएंगे, किसी को कुछ चाहिए वो भी राजा के पास जाएगा। तो सर्वा सर्विस सारा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोर्ट, सब राजा ही देखता था। यहाँ तक तो आपको पता होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मॉडर्न युग आया। मॉडर्न में क्या हो गया? साइंस का इन्वेंशन हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसके साथ साथ एक चीज़ आई जिसका नाम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आई। फिर लोगों ने क्या बोला? लोगों ने बोला हमें राजा नहीं चाहिए, एक आदमी, एक खानदान पूरे देश को चलाएगा, और हम क्यों, मतलब सिर्फ उनकी प्रजा बनते रहे, हमें भी राजा बनना है। फिर लोगों ने क्या कर दिया, राजा वाला जो था, डायनेस्टी वाला, वो पीरियड चला गया। और लोग ना, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी आई। लोग अपने अंदर के जो लोग हैं उनको चुनने लगे, अपने साइड वाले, और वो उन पे रूल करने लगे, जैसे हमारे देश में होता है। आप लोग, आपको पता होगा, आप लोग अभी आपको वोटिंग का राइट्स मिला या नहीं पता नहीं, पर आपने देखा होगा कि लोग वोट करते हैं, फिर एक आदमी चुनता है, उनमें से एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, और वो फिर हमारे देश को चलाता है। अभी आपको ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में ज़रूर आया होगा, ये इलेक्शन, चुनाव, इसकी ज़रूरत क्या है? अगर पहले जैसे रूल था, जैसे एकदम शुरू में जिसको जो चाहिए, अगर वैसा क्यों नहीं चलता? अगर वैसा करेंगे ना तो ये सारा क्या उसमें चल जाएगा, कोई सिस्टम नहीं होगी। अगर सिस्टम नहीं होगी तो हर एक को अपना रूल नहीं मिलेगा। जो ताकतवर है वही आगे चले जाएगा, और गरीब जनता है उनका सप्रेशन हो जाएगा। इसलिए ये जो सिस्टम है फिलहाल, ये डेमोक्रेसी वाली, ये बहुत फायदे की चीज़ है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी कोरोना की सिचुएशन चल रही, अगर पूरे देश में या पूरी दुनिया में कोरोना ने पूरी तबाही मचा के रखी है। अब इस पीरियड में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता जो बोलता लॉकडाउन करेंगे, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता जो बोलता है कि हम हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती कराएंगे, तो फिर क्या होता? फिर तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती। इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें हमारे देश में बहुत ज़रूरी। तो ये कौन है प्राइम मिनिस्टर, ये कौन होते हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया एकदम बेसिकली कि क्या होता है, हम हमारे बीच में जो लोग होते हैं उनको चुनते हैं, और वो क्या हो जाते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में, देखो यहाँ पे एक ज़िला है, वहाँ से वो सांसद है,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ से वो चुन के आए। वैसे उनकी बीजेपी के जो पूरे देश में जितने भी सांसद है वो सारे चुन के आए। फिर उन्होंने क्या कर दिया, जो हमारी 552 जो लोकसभा की सीट है उसमें से उनको ज़्यादा मेजोरिटी मिली, 272 से ज़्यादा चाहिए होते तो उनको 300 प्लस मिली, तो उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट बनाई और वो प्राइम मिनिस्टर बने। अभी आपको ये नहीं पता होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना कुछ नहीं पता होगा गवर्नमेंट, ये हम आगे देखने वाले हैं। बस आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम हमारे बीच में के लोगों को चुनते हैं और वो उसके बाद वो हमें चलाते हैं। तो इनके अंडर सारी पुलिस, ये सारी चीज़ें इनके अंडर होती है, ये देश को इन शॉर्ट देश को चलाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ना देश को चलाने वाली, जैसे आपको पता होगा माउंटेन ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में आता है। अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए थे, अकबर था, बाद शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ये सारे टाइप के लोग थे, ये आता है हिस्ट्री में। वैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर कब बना, डेमोक्रेसी कब आई थी, इनका काम क्या होता है, इनको कौन चुनता है, ग्राम पंचायत का सरपंच को कौन चुनता है, उसके पास क्या पावर होती है, उसको पैसा कहाँ से आता है, प्राइम मिनिस्टर को पैसा कहाँ से आता है, देश को पैसा कहाँ से आता है, वो चलाता कौन है, चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर होती है, ये जो हमारे हाईकोर्ट है इनके जो जजेस है इनको कौन अपॉइंट करता है, ये सारी चीज़ें ना एक सब्जेक्ट के अंदर आती हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। समझ गए आप? देखो ये पॉलिटी, अब ये जो सब्जेक्ट है इसमें ना हमें इतनी चीज़ें पढ़नी, ये जो पॉलिटी इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट ना उसमें हमें ये 10 चैप्टर पढ़ने, 10 यूनिट बोल सकते हैं इसको, इसके अंदर अलग अलग चैप्टर है। तो ये 10 यूनिट जब हम पढ़ लेंगे ना तो हमें पूरी इंडियन पॉलिटी पता चल जाएगी कि देश कैसे चलता है। समझ रहे आप? मतलब ये सब्जेक्ट हमने पूरा पढ़ लिया, आपने मेरे पूरे वीडियो अगर अटेंड कर लिए तो आपको ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है, ग्राम पंचायत का तलाटी जो होता है, उससे लेके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, सीजे वगैरह सारा ये कौन इनको अपॉइंट करता है, इनकी पावर क्या है, इनके पास इनको सैलरी कितनी, पेमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी, सिर्फ मतलब ये ऊपर चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इनके अंदर भी एकदम अंदर की भी चीज़ें, जैसे मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्टर का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसको कौन अपॉइंट करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाली। समझ रहे आप? तो ये हमारा अभी ओवरव्यू वाला वीडियो है। ये 10 चैप्टर जो हमें पढ़ने, इसके अंदर अलग अलग, ये 10 यूनिट बोल सकते हैं इसको, इसके अंदर जो चैप्टर है इसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। जैसे अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, इस वीडियो में ये सारे जो चैप्टर है इसका एक मैं ओवरव्यू दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट है इसमें हमें पढ़ना क्या है। समझ रहे आप? तो चलिए आगे चलते हैं। पहला यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसको हम इस चैप्टर के अंदर क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो यूनिट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसके अंदर ना हमें ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ये पहला यूनिट है, इसके अंदर ये 10 चैप्टर है। अब हम ये जो पूरा पॉलिटी है ना इसका ओवरव्यू लेने वाले हैं, एक स्टोरी के तहत समझते हैं हम। देखो अभी आप एक इंसान हो, आपको अचानक से भगवान ने क्या कर दिया, भगवान आया आपके पास और उन्होंने बोला आपको कि आपको मैं ना ये इंडिया नाम का एक देश देता हूँ, अब आप इसको चलाओ, इसमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करो और गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करो। और फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कुछ भी नहीं, ये खाली देश आपको दे दिया। तो अभी आपको अपने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया कि इसको ना मुझे चलाना, इधर इतने लोग हैं, इनको गवर्न करना है, मुझे एक सिस्टम बनानी, तो मैं क्या सिस्टम बनाऊंगा। समझ रहे हैं ना आप? तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक देखोगे कि यहाँ पे ये जो देश है इसके अंदर इससे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे आप। समझ रहे हैं ना? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब क्या, यहाँ पे इससे पहले किसी ने कुछ रोल किया है क्या, कुछ पहले कुछ चीज़ें है क्या, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, अपना इसका मेकिंग चालू कर दोगे, आपको एक चीज़ बनानी पड़ेगी, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। समझ रहे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसी किताब होती है उसमें सारी चीज़ें लिखी होती, जैसे कि सिटीजनशिप, नागरिकत्व, ये सिटीजनशिप किसको देनी है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, किसको फ्रीडम देनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब किसको एक फंडामेंटल राइट्स देने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देनी है, ये जो चीज़ें होती है ना, अलग अलग चीज़ें, किसी सिटीजन, एक सिटीजन है उसको एक राइट देना, आपको इलेक्शन का राइट देना है, ये वोट कर सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इसको एक ड्यूटी देने की, ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है इसकी जो डिग्निटी इसको मेंटेन रखनी है, इसको पीस मेंटेन रखना है, हमारे जो नेशनल मोनूमेंट्स है इसको मेंटेन रखना है, वहाँ पर जाके कुछ गंद नहीं मचानी है, जैसे कि कुछ हिस्टोरिकल जैसे ताजमहल है इसको प्रोटेक्ट करना है, ये चीज़ें इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पड़ेगा। समझ रहे? तो अभी आपको एक नया देश बनाना है तो आपने पहले क्या कर लिया, हिस्टोरिकल सारा बैकग्राउंड देख लिया कि इस देश में पहले कुछ रूल्स रेगुलेशन थे क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद क्या दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, इसको हमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तीसरी चीज़, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके साइलेंट फीचर, मतलब ये जो देश होगा कि ये कैसा होगा, सेक्युलर होगा या कैसा होगा। ये सेक्युलर होता मतलब क्या, या सारे धर्म के लोग रह सकते हैं, या सिर्फ यहाँ पे हिंदू लोग रहेंगे, या सिर्फ मुस्लिम, जैसे हमारा पाकिस्तान है वो मुस्लिम स्टेट है, काफ़ी दुनिया के देश है जो मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे सिर्फ एक रिलीजन का रूल चलता है, बाकी रिलीजन का रूल नहीं चलता। तो वैसे हमारा जो देश है वो एक धर्म का होगा या बाकी धर्म का होगा, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चौथी चीज़ क्या करनी पड़ेगी आपको, इसका प्रेम्बल लिखना पड़ेगा, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप लिख रहे हैं इसका प्रेम्बल लिखना पड़ेगा। उसमें सारे प्रेम्बल मतलब क्या, इन शॉर्ट इंडेक्स,
कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका इंडेक्स होगा, इसमें लिखा होगा सारी चीज़ें, एक ऊपर एक पेज होगा, जो पेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है पूरा पूरा। पाँचवीं चीज़ क्या होगी, पाँचवीं चीज़ आपको ये जो देश है इसको डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स। जैसे कि ये अभी ये पूरा देश है, आपको दिखाना पड़ेगा कि इसमें ना 27 स्टेट्स है, उसके बाद क्या है इतने 9 यूनियन टेरिटरीज है। ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि महाराष्ट्र एक स्टेट है, ये दूसरा गुजरात एक स्टेट है, राजस्थान एक स्टेट है, दिल्ली एक स्टेट है। ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी तो आप गवर्न कर पाओगे ना, लोगों को डिवाइड कर, ये तुम इस स्टेट का है, तू इस स्टेट का है, तभी तो आप इसको कर सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा। छठी नंबर की चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, सिटीजनशिप। हमें लोगों को सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, समझ रहे ना भाई आप। हमने क्या कर लिया, एक देश है, इस देश को बनाने के लिए हमने एक बार पहले सिस्टम देख ली कि इस देश में पहले कोई रहता था, कुछ रूल्स रेगुलेशन थे क्या, हमें पता चला कि इनको गवर्न करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, वो हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर हमने डिफाइन कर दिए कि ये चीज़ें होने वाली। चौथी चीज़ हमने उसका प्रियम्बल लिख दिया, इंडेक्स लिख दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इंडेक्स, इसके अंदर ये चीज़ें होगी। उसके बाद हमने पूरे देश को बांट दिया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, मतलब जियोग्राफिकली बांट दिया। उसके बाद उसके अंदर पे लोगों को फोकस किया, हमने लोगों को सिटीजनशिप दे दी। उसके बाद उनको लोगों को कुछ राइट्स दे दिए, अब लोगों को सिटीजनशिप दे दी। उसके बाद उस लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें राइट्स देने पड़ेंगे कि तुम ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, समझ रहे। जैसे कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हो, उसको बोलते, वो आर्टिकल 90 में लिखा हुआ है एक राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 14 है, उसमें लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर कोई कुछ गुनाह करता है, कुछ क्राइम करता है, तो कोई वो सलमान खान हो या आम आदमी हो, उसको एक जैसी सजा मिलेगी। 15 नंबर का आर्टिकल है, उसमें लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन। मतलब अगर आप भेदभाव नहीं कर सकते, कोई महिला है या पुरुष है, उसमें कोई नीचे जाति वाला है, ऊपर जाति वाला है, ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, तो ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। उसके बाद आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, मतलब 8 नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो DPSP, मतलब ये जो स्टेट है ना, इस स्टेट को जिम्मेदारी क्या है, इसको क्या काम करने हैं, वो काम लोगों के लिए क्या भलाई करनी चाहिए, लोगों की सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। सिटीजनशिप दे दी, लोगों को आपने फंडामेंटल राइट दे दे, क्या क्या करना है, फिर स्टेट को भी बताना पड़ेगा कि आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब क्या, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये भाई साहब आपको तो हमने राइट्स दे दिए, ये ड्यूटी भी आपके काम करो ना। जैसे अगर मोदी ने बोल दिया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन आपको घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, तो ये आपकी ड्यूटी है। उसके बाद 10 नंबर क्या, ये जो आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं। अमेंड मतलब क्या, जैसे अभी हमारे आप कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है, हम आरक्षण देते हैं, तो ये जो आरक्षण है ना, ये अम्बेडकर ने बोला था कि 10 साल दे दो, बाद में इसको जब जरूरत नहीं होगी उसको निकाल दो। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको रिजर्व करना पड़ेगा हमें, रिजर्व नहीं है सॉरी, इसको हमें अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बाद हम उस क्लॉज को निकाल देंगे रिजर्वेशन की। एक एग्जाम्पल था, एक्चुअली ये निकल नहीं सकता, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से आपको ये 10 चीज़ें करनी पड़ेगी जो इसमें आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में। अब देखो ये चैप्टर है वो, समझ रहे हैं अब अभी इंडिया का केस देखो, इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें इसको ये पढ़ना है कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब इंडिया भी जो हमारा इंडिया है, इससे ये इस पर पहले कोई लोग रहते थे क्या, कुछ ने रूल किया क्या, हाँ यहाँ पे अंग्रेजों ने रूल किया था, तो क्या था, इन्होंने कुछ एक्ट बनाए थे यहाँ के लोगों को रूल करने के लिए, मतलब इंडिया के लोगों को आप रूल करने के लिए इन्होंने कुछ एक्ट बनाए थे, और उस एक्ट के हिसाब से जैसे किसी ने कुछ क्राइम किया तो उसको ये सज़ा होगी, उसको कुछ ये किया उसको वो सज़ा होगी। ये सारी चीज़ें अंग्रेजों ने अपने कुछ अलग अलग एक्ट्स में बताई थी। तो ये जो पहला चैप्टर है उसमें हमें नेक्स्ट लेक्चर में हमें पहला चैप्टर देखना है, उसमें हमें ये सारा देखना है कि अंग्रेजों ने क्या रूल्स बनाए थे, क्या रेगुलेशन बनाई थी। उसके बाद दूसरा जो मैंने बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा खुद का। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर डिफाइन करने पड़ेंगे कि हमारा जैसे साइलेंट फीचर में क्या होगा, साइलेंट फीचर में ये चीज़ होगी कि हमारा देश, जैसे एक चीज़ है आपको बताता हूँ, सेकुलरिज्म, हमारा देश सेकुलर है, यहाँ पे सारे जाति धर्म के लोग रह सकते हैं, ऐसा कोई मतलब एक धर्म का देश नहीं है, जैसे मुस्लिम स्टेट नहीं है ना हिंदू स्टेट है, ये हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें प्रियम्बल डिफाइन करना पड़ेगा। अब प्रियम्बल मैंने जैसे पता है आपको, उसमें बताया गया है कि एक इंडेक्स है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा गया है कि हमारा जो देश है आपको पता हुआ है, वी विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व दी टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री टू सिक्योर ऑल द राइट्स ऑफ इंडिया। ये आपने पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ इसमें मतलब इसमें बताया गया कि हम ऐसे देश बनाने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, ऐसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं जिसमें सबको इक्वलिटी होगी, सब धर्म के लोग रह सकते हैं, सबको एक डेमोक्रेटिक राइट्स होंगे। ये प्रियम्बल है, इसमें हमें ये भी देखना है। उसके बाद हमें ये देखना है यूनियन टेरिटरी कितनी है, स्टेट कितना है। जैसे हमें आज़ाद हुए थे उस टाइम हमें 16 स्टेट थी, उसके बाद अभी 28 थी, वापस अब कितने हो गए, 27 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वो स्टेट निकाल दिया, उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद लोगों को सिटीजनशिप, अब जब हम आज़ाद हुए थे ना, तो हमने लोगों को सिटीजनशिप दी थी, तो किस आधार पे दी थी, ये कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे वापस आए थे, उनको दी थी क्या, वो सारी चीज़ इसमें देखेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया था आर्टिकल 14-15, जैसे अभी आपको बताता हूँ, आपको एक राइट दिया हुआ है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये आर्टिकल 21 है, उसके अंदर और एक क्लॉज है कि
राइट टू प्राइवेसी, मतलब अगर आप आपके घर में कुछ भी कर रहे हो और कोई आके बोल रहा है आपने ये नहीं करना है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा, अगर आपको धमकाएगा कि तुमने घर में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आप उसके खिलाफ केस कर दोगे, केस जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में जब आपका लॉयर ये दलील देगा कि भाई साहब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट टू लिव विद प्राइवेसी, मतलब आदमी की हर एक की प्राइवेसी। आप घर में नंगा नाचो, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया है कि आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे ना आप। तो ये राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद ये डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है डीपीएस में ये जो स्टेट है ना, इनको बोल दिया जाता है आपको ये काम करना है वेलफेयर के लिए। जैसे आपको लॉ बनाने पड़ेंगे सबको इक्वल वेजेस देने के लिए। जो वर्कर्स होते हैं उनको, जैसे कोई गरीब है तो उसको कम दिहाड़ी देंगे, या कोई आदमी जिसको डेली वेज होता है किसी को 100 रुपये देंगे या किसी को 200 देंगे सेम काम के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाएंगी, गवर्नमेंट बनाएगी, बोलेगी किसी कंपनी को, मतलब सबको बोलेंगे एक लॉ बना के, एक एक्ट बना के कि इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने चाहिए। ऐसा आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ऐसे काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी हुई, समझ रहे हैं अभी। इसमें विलेज के लिए क्या काम करना है ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाला चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब हर एक सिटीजन की कुछ ड्यूटीज़ है। ये जो हमारे नेशनल मोनूमेंट्स है, जैसे शनिवार वाड़ा आपको पता होगा महाराष्ट्र में, पुणे में, वैसे ताजमहल, ये जो चीज़ है इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। आपको फ्लैग को प्रोटेक्ट करना है, आपके प्रोटेक्ट मतलब सलाम सैल्यूट करना है, आपको फ्लैग को आपको रिस्पेक्ट करना है। जो फ्रीडम फाइटर है उनको रिस्पेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल, मतलब ये इसमें कुछ ड्यूटीज़ दी हुई 10-12 ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ सारे सिटीजन को निभानी। उसके बाद अमेंडमेंट, जैसे मैंने बोला कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये जो प्रीएम्बल है इसमें काफ़ी लिखा हुआ है, ये साइलेंट फीचर ये बताया मैंने आपको। इसमें वर्ड जो बोला ना सेकुलर, अभी ये जो सेकुलर वर्ड है ना ये 76 में ऐड किया था इंदिरा गांधी ने। मतलब 1976 तक हमारा देश में सेकुलर वर्ड ही नहीं था। इसका मतलब हमारा देश कोई एक राष्ट्र था क्या, हिंदू राष्ट्र था क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो हमारा जब संविधान बना था ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमें आज़ाद हुई थी 1947 में, उस टाइम तब ऐसा कोई मतलब लोगों को लगा ही नहीं था कि ये आगे चल के, सबको लग रहा था सारे यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सब टाइप के लोग हैं, पर किसी ने सेकुलर वर्ड डाला नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे। पर बाद में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी 1976 में, तब उन्होंने ये वर्ड ऐड किया था ताकि हमारा देश ना किसी एक धर्म का ना हो जाए, सब यहाँ पे सबको अपना अपना राइट्स मिले। तो इस तरह से ये जो पहला यूनिट है ना, और इसमें एक चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये 11 नंबर का चैप्टर है। इसमें क्या है, ये जो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ना हो जाए कल कि ना कुछ ऐसे टॉपिक, मतलब कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिस पे ना सुप्रीम कोर्ट का ही होना चाहिए। जैसे कि अगर कल कोई गवर्नमेंट आती, कोई मुस्लिम आदमी की गवर्नमेंट, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी गवर्नमेंट आती मुस्लिम लोगों की, वो ऐसा ना कर दे कि कोई लॉ बना दे और बोल दे कि हम सेकुलरिज्म वर्ड आप हटा देंगे, हम मुस्लिम देश बना देंगे। या कोई हिंदू की पार्टी आती, वो बोलते कि हम एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये सेकुलर वर्ड हटा देंगे और हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेकुलर जो वर्ड है ना, एक लिस्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है, एक लिस्ट है, उसमें कुछ टॉपिक लिखे हुए, उस पर गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती, समझ रहे? उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसमें वर्ड डाल देता है, मतलब जो चीज़ें ना, जैसे उसने डाल दिया उसमें सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म डाला तो इस पर कोई लॉ नहीं बना सकता। तो सेकुलर, क्योंकि हमारा देश सेकुलर रहेगा, मतलब ऐसी चीज़ें होती है जिससे देश ना टूट जाए हमारा, ऐसी चीज़ इसमें डाली जाती है, समझ रहे ना? जैसे नेशनलिटी, अगर नेशनलिटी इसमें भी ये भी डाला गया है, काफ़ी चीज़ें डाली गई है बेसिक स्ट्रक्चर में, ताकि इस पर इसको कोई हर्ट ना करे। इसको अगर ऐसा ना हो जाए कल की, ये अगर ऐसे मुद्दे ना, उस पर अगर लॉ बन गया, कोई गवर्नमेंट कल बायस आती है, एक धर्म का पक्ष लेती है या किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का पक्ष लेती है, तो देश टूट ना जाए, देश के टुकड़े ना हो जाए, इसलिए ये लिस्ट बनाई गई है, समझ रहे आप? तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, ये जो पहला यूनिट है, इसमें हमें इतने चैप्टर देखने। तो अभी हमारी जो स्टोरी थी, स्टोरी में हमने यहाँ तक थी कि आपको देश एक दे दिया था, तो आपने क्या कर दिया, अपने पहले चैप्टर में, पहले यूनिट में क्या कर दिया, आपने ये सारी चीज़ें देख ली कि ये जो देश था इसमें पहले कुछ चीज़ें थी क्या, कुछ पहले रूल्स थे क्या, रेगुलेशन थे क्या, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लोगों को सिटीजनशिप दे दी, लोगों को कुछ राइट्स दे दिए, कुछ ड्यूटीज़ दे दी। यहाँ तक समझ गए आप? तो अभी इस स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आई, अब ये दूसरा चैप्टर, दूसरा यूनिट है। इस यूनिट का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी यहाँ तक देख लिया हमने, अभी इसमें देखना है। अब देखो, आपने तो देश तो बना लिया, लोग भी बांट दिए, मतलब स्टेट, अपने स्टेट भी बना दिए लोगों के लिए। उसके बाद आपने उनको राइट्स भी दे दिए, सब दे दिया। अभी जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी वो कैसे होगी? पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब क्या? देखो, दो टाइप की सिस्टम होती है, एक प्रेसिडेंशियल टाइप सिस्टम होती है, एक पार्लियामेंट्री टाइप, मतलब प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर टाइप। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट कौन होगा, हम जब जिसको चुनेंगे वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे या प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। तो अमेरिका जो देश है, अमेरिका में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास सब पावर होती है, तो लोग उसको चुनते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वहाँ भी वो प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट बोला जाता है, और हमारी प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, देश को प्राइम मिनिस्टर चलाता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जब भी कुछ अनाउंसमेंट होती है, नोटबंदी कुछ भी होता है, तो प्राइम मिनिस्टर आगे आता है, ना कि प्रेसिडेंट। और आपने टीवी पे देखा होगा, जब भी ये जो होता है अमेरिका कुछ भी होता है, वो ट्रंप आगे आता है, समझ रहे? क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट टाइप की सिस्टम है। ऊपर रशिया है, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट टाइप की सिस्टम है, हमारी प्राइम मिनिस्टर टाइप सिस्टम है। तो जैसे आपका जो देश, अभी आप देश बना रहे हो, उस देश में हमने क्या देखा, हमने लोगों को सिटीजनशिप राइट वो दे दी जाती। अब हमें देखना है कि सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट कैसे बनानी। तो हम
प्रेसिडेंट टाइप गवर्नमेंट बनाएंगे, जहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर टाइप, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा जो लोगों से चुन के आएगा। उसके बाद फेडरल सिस्टम, मतलब क्या, यहाँ पे सारी चीज़ एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी क्या, नहीं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, वो दोनों मिलकर साथ में चलेंगे और काम करेंगे। तो ये भी इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमें देखना है, इस चैप्टर में फेडरल सिस्टम, मतलब इसमें दिया है फेडरल सिस्टम मतलब क्या कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होंगे, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन, तो सेंटर मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, मोदी के पास, स्टेट गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे के पास क्या पावर होगी, ये एक दूसरे को इनके रिलेशन कैसे होंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशन मतलब कौन किस चीज़ पे रूल बना सकता है। जैसे आपको बताता हूँ, वाटर है, वाटर, पानी पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना सकती। एजुकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें, एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती। तो ऐसे ना कुछ सब्जेक्ट है उसको 3 लिस्ट में बांटा गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में, और कुछ ऐसे मुद्दे जिस पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अभी आपको आप बोल रहे होंगे कि इस सब्जेक्ट मतलब क्या, जैसे अभी सिटीजनशिप है, अब सिटीजनशिप जो टॉपिक है ना उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कल उद्धव ठाकरे बोल के मतलब आ नहीं सकता कि मैं काम करता हूँ, ये सिटीजनशिप है, इसको भी हम सिटीजनशिप देंगे, ये काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है लॉ बना के। जैसे अभी आपने देखा होगा उससे वो NRC वगैरह इशू चल रहा था, तो वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। अब देखो इंटरस्टेट रिलेशन मतलब क्या, दो स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होगा। कल जैसे अभी वाटर है, कोई रिवर है, एक रिवर जा रही है गोदावरी, वो महाराष्ट्र से होकर जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो कल अगर जो रिवर है उस पर अगर पानी से रिलेटेड, पानी की जो हिस्सेदारी उस पर अगर विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है। तो वो चीज़ क्या है, ये सारी मतलब ऐसे झगड़े वगड़े काफ़ी चीज़ें स्टेट से रिलेटेड जो चीज़ें, कल टैक्स आता है तो स्टेट में एक, जैसे इस स्टेट में टैक्स मतलब एक चीज़ बनी और दूसरे स्टेट में वो बिकी जा रही है, तो स्टेट में, इस स्टेट में वो चीज़ बन रही है, सारा इक्विपमेंट इस स्टेट का यूज़ हो रहा है, मैन पावर भी, और बिक रहे इस स्टेट में, तो टैक्स जो उस पर जो टैक्स आएगा तो वो इस स्टेट को ज़्यादा आएगा या इस स्टेट को ज़्यादा आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई। उसके बाद 5वां नंबर का जो टॉपिक है वो इमरजेंसी। इसका मतलब अभी आपने जो देश बनाया, समझ रहे हैं ना, उस देश में अगर कल ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वार हो जाए, और आपको जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की तरफ से कोई अटैक कर रहा है और ममता बनर्जी बोली मोदी को कि आपने इसमें कुछ नहीं, मैं अपने लेवल पे देख लूँगी, आप यहाँ पे कुछ नहीं इंटरफेयर नहीं करना है, तो मोदी क्या करे पता है आपको, मोदी जी ये वो ना नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। इमरजेंसी की जब लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी, तो सारी पावर ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती। हमारे जैसे नेशनल इमरजेंसी एक ही बार लगी, उन इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो एक टाइप की इमरजेंसी नहीं होती, नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी मतलब उसको प्रेसिडेंशियल रूल बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अलग अलग टाइप की इमरजेंसी होती है। इसको भी हमें इस चैप्टर में देखना है, समझ रहे हैं। वैसे इस तरह से हमने जो हम एक नया देश बना रहे थे, उस देश में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जिससे देश चलेगा। उसके बाद हमने एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम कैसे हुई वो भी हमने देख लिया। हमने प्राइम मिनिस्टर टाइप की सिस्टम देख ली, जहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर होगा वो देश को चलाएगा, उसमें स्टेट होंगे और स्टेट के पास पावर होगी कुछ, सेंटर के पास कुछ पावर होंगी। अब तीसरा चैप्टर होगा, तीसरा यूनिट इस इंडियन पॉलिटी में, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, अब हमारा जो देश हम नया बना रहे हैं, देश ये जो हम इंडिया बना रहे हैं, इस इंडिया में हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये देश को चलाने के लिए उसको एक सेंटर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर चाहिए, मतलब ये जो हम देखते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ये सारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, ये सारी चीज़ें, होम मिनिस्टर होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, समझ रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करेंगे ये लोग। उसके बाद एक कैबिनेट कमेटी होगी, कुछ अगर इशू है उस इशू को देखना है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, एक कैबिनेट कमेटी बनाएगा, उसमें एक मिनिस्टर होगा, उसको बोलेंगे ये मिनिस्टर तू और ये प्राइम मिनिस्टर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद लोग को पकड़ और ये इशू इसको मुझे रिपोर्ट भेज दे कि इसमें क्या सोल्यूशन निकालना है। तो ऐसी कैबिनेट कमेटी होती है। अब पार्लियामेंट हमें देखनी, समझ रहे। अभी हम जो नया देश बना रहे हैं ना, उसमें हमने ये सारी चीज़ें कर ली, प्रेसिडेंट भी एक डिसाइड कर लिया कि एक प्रेसिडेंट होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, पर ये कानून कहाँ पर बनाएंगे, तो एक पार्लियामेंट होगी जिसमें 2 अंग होंगे, एक होगा राज्यसभा, एक होगा लोकसभा। तो ये लोकसभा में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे सांसद वो चुन के जाएंगे और वहाँ पे वो रूल बनाएंगे, वहाँ पे रूल बिल बनाएंगे, बिल पास होगा, प्रेसिडेंट के पास आएगा, वो प्रेसिडेंट साइन कर देगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले, हम जस्ट वो रूल लेंगे, वो ले रहे हैं। तो वो पार्लियामेंट में सारे रूल्स पार्लियामेंट में मिलते हैं, समझ रहे ना। जैसे अभी वो मोटर सिटीजनशिप एक्ट आया था, तो सिटीजनशिप नहीं, क्या नाम है इसका, मोटर व्हीकल रूल आया था, एक्ट आया था, वो जो बिल इससे पास हुआ था, उसके बाद वो एक्ट बन गया। और उस एक्ट में लिखा था कि अगर आप मतलब अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो इतने 200 रुपये फाइन, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो 500 रुपये फाइन। तो ये सारी चीज़ इधर बनती, समझ रहे हैं। ये जो पार्लियामेंट की ये जो नहीं, ये हमारा ये मंदिर है हमारे लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, तो सारी चीज़ें यहाँ बनती हैं और ये लोग बनाते हैं, समझ रहे हैं आप। आपको उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री फोरम होते हैं, ये भी हमें आप इसको भी डिटेल में देखेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ रहे, ये इस चैप्टर यूनिट में आएगा, ये चैप्टर सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि कल अगर
किसी का बहुत बड़ा केस है, किसके डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ लोगों के डिस्प्यूट नहीं होती, उसमें PIL भी होती, पब्लिक लिटिगेशन, समझ, जनहित याचिका वो भी होती है। 2 स्टेट के झगड़े हुए वो भी होता है, किसी चीफ मिनिस्टर के या प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट उनकी जम नहीं रही है, वो भी वहाँ पे जाता है, गवर्नर का भी वहाँ पे जाता है, पार्लियामेंट का जो कुछ चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें नहीं, जस्ट स्पीकर जो होता है पार्लियामेंट में, वो भी हम देखेंगे डिटेल में, वो भी यहाँ पे जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना सुप्रीम कोर्ट चैप्टर के अंदर आती, समझ रहे हैं आप। तो बाद में हमने देख लिया, अभी हमने देश बना लिया, उसमें हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ये किस टाइप की गवर्नमेंट होगी वो भी देख ली, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो भी देख ली। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे होगी, देखो स्टेट गवर्नमेंट एक गवर्नर होगा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर होगा, वैसे उसी चैप्टर की तरह उसको असिस्ट करेंगे ये मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा, जैसे पार्लियामेंट है ना, वैसे एक विधानसभा, विधान परिषद ये होगा। स्टेट में एक हाईकोर्ट होगा, सेंट्रल लेवल पे हमने क्या देखा था, सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट लेवल पे हाईकोर्ट होगा। उस हाईकोर्ट को असिस्ट करने के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, मतलब क्या, ये सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट जो होते हैं ना, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं वो होंगे। और हमने ना कुछ स्टेट है उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जैसे अभी आर्टिकल 370 था, समझ रहे, ये दिया गया था जम्मू कश्मीर को, फिलहाल अभी ये हटाया गया है, पर ये स्पेशल स्टेटस क्या था, क्यों हटाया गया, कैसे था, ये हम देखेंगे जम्मू कश्मीर वाला। और बाकी कुछ स्टेट है उनको ना कुछ अलग प्रोविजन दिए, स्पेशल प्रोविजन दिए गए, जैसे अभी ये विदर्भ है महाराष्ट्र का, ये ना ड्रॉट प्रोन एरिया है, यहाँ पे ना बहुत बड़ा मतलब बारिश नहीं होती, लोगों को खाने के बहुत लाले हो जाते हैं। और ये जैसे कच्छ है गुजरात में, ऐसे इंडिया में कुछ रीजन्स हैं, तो उस स्टेट को ना, उस रीजन को कुछ मतलब ये कंसेशन दिया गया है, तो वो क्या है, वो इस चैप्टर में देखेंगे, समझ गए अभी आप। तो हम जो देश बना रहे हैं उसमें हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट बना ले, ये हमने पार्लियामेंट्री एक सिस्टम देख ली, मतलब प्राइम मिनिस्टर टाइप की सिस्टम भी हमने चूज़ कर ली, और उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया है। अब हमने यहाँ तक तो देख लिया। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट होगी स्टेट लेवल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपना लेवल पे कुछ काम करेगी, कुछ इनको दिशा निर्देश भेजेगी, ये उसके लेवल पे काम करेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट काम कर सकती क्या, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को काम करने के लिए नीचे ना पंचायत चाहिए, सारे म्यूनसिपैलिटी, ये जो हम बोलते हैं ना नगर पालिका, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें पहले थी क्या, पहले नहीं थी, समझ रहे हैं। ये एक एक्ट आया था, समझ रहे, पंचायत राज सिस्टम आया था, कब आया था, एक एक्ट आया था 1992 में, मतलब 1992 से पहले हमारे यहाँ पे पंचायत राज नहीं थी, समझ रहे ना। तो उसमें उस एक्ट के बाद हमें पंचायत राज, मतलब क्या, एक सरपंच होगा गांव में, एक समझ रहे, उसके एक सदस्य हो गए, उसके बाद एक सिटी लेवल पे क्या होगा, वहाँ पे एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, समझ रहेगा, म्यूनसिपल काउंसिल होगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, आप जैसे किसी गांव में रह रहे होगी, आपके गांव में एक सरपंच होगा, आपका जो तहसील है तालुका, वहाँ पे एक नगर पालिका होगी, उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में होगा महानगर पालिका, जैसे आपने सुना होगा BMC, समझ ना। ये बॉम्बे की एक ना महानगर पालिका है, जो इंडिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। इसका जो बजट है ना, वो इंडिया के 7 स्टेट से भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब इंडिया के 7 स्टेट चलाने को जितना पैसा लगता है ना, उतना पैसा सिर्फ ये बॉम्बे की जो महानगर पालिका है ना, उसको चलाने को लगता है। उसके बाद ये जो इसके रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, मतलब अब देखो ये जो महानगर पालिका है ना, उसमें क्या होता है, उसमें लोग नगर सेवक जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्षद, वो चुन के आते हैं। तो उनको कैसे, कौन चुनता है, मतलब इसको वोट कौन देता है, उसके बाद उनका वोट जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनका एज क्या होता है। अब जैसे वो चुन के आते हैं, उनके पास एक मेयर होता है, नगर से क्या, उसको क्या बोलते हैं, मेयर को महापौर बोलते हैं। तो वो जो होता है मेयर, वो मेयर उसको कौन सिलेक्ट करता है, उसका भी एज क्या होता है। उसके बाद देखो आपने सुना होगा कि नगर पालिका में, महानगर पालिका, यहाँ पे एक ऑफिसर होता है। तो ये जो नगर पालिका होती है उसमें एक ऑफिसर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट उसको चुनती है, उसके पास क्या पावर होते हैं। तो नगर पालिका का काम कैसे होता है, पैसा कहाँ से आता है, ये जो रोड बनाते हैं वो नगर पालिका बनाता है या कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाली है। महानगर पालिका भी सेम टू सेम, वो महानगर पालिका में एक ऑफिसर होता है। आपने नाम सुना होगा तुकाराम मुंडे, ये जो आपने सुना होगा ना कि नासिक में तुकाराम मुंडे की जो है तबादला हो गया, उसके बाद बॉम्बे में हुआ। तो ये क्या था, वो वहाँ पे कलेक्टर नहीं था, ये ना वहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ना नासिक का, उसमें ये ऑफिसर था, IAS था, वो वहाँ पे काम कर रहा था। तो ये जो सारे डिसीजन होते ना, ये ऑफिसर भी उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, उसने अगर साइन मारी तब ये काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ऑफिसर वगैरह, ये सारी इस चैप्टर में देखना है। लोकल गवर्नमेंट, उसमें नगर पालिका, ग्राम पंचायत, सरपंच, सदस्य, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखनी, समझ गए ना आप। इस रिलेटेड आर्टिकल वो भी देखने। उसके बाद ये देखो यहाँ पे हो गया, हमारा देश बन के तैयार है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक गवर्नमेंट की सिस्टम हमने बना ली है, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स है, और हर स्टेट में एक लोकल गवर्नमेंट्स है, मतलब गाँव में सरपंच है, तहसील लेवल पे नगर पालिका है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महानगर पालिका है, जो हर एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही, और ये लोकल लेवल पे कर रही, समझ रहे हैं अभी आप। अभी देखो हमारे देश में क्या है, सारे स्टेट जो है ना, मतलब फुल स्टेट नहीं, कुछ ना यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, इनके पास ना पूरा स्टेट नहीं, मतलब ये पूरा स्टेट नहीं, जैसे दिल्ली
और ये जो अंडमान निकोबार या पौंडीचेरी जो है, अब देखो आपने कभी सुना है अंडमान निकोबार में चीफ मिनिस्टर ऑफ अंडमान निकोबार? नहीं है, अंडमान निकोबार में चीफ मिनिस्टर नहीं है, चंडीगढ़ है, दीव दमन है, ये दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है। ये जो यूनियन टेरिटरी है इसे पहले 7 थे, अब 2 और बढ़ गए। कौन से? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जम्मू वाला जो है उसको, और लद्दाख, जम्मू कश्मीर इसको एक स्टेट बना दिया और लद्दाख को एक स्टेट बना दिया। अब देखो इधर ना एक झोले ऐसा है ना, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी और अभी जम्मू कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर वाला जो ये जो यूनियन टेरिटरी है, देखो ये 3 जो है ना, इसके पास ना चीफ मिनिस्टर है, मतलब इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके पास ना इनका विधानसभा है, यहाँ पे एमएलए होते हैं, वहाँ इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, राज्यपाल होता है, पर वो राज्यपाल जो है ना उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। बट ये जो स्टेट है ना, ये बाकी स्टेट के जैसे अभी महाराष्ट्र है वैसे नहीं, चीफ मिनिस्टर के पास सारी पावर नहीं होती, समझ रहे? ज़्यादा तो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे पुलिस है अभी दिल्ली में केजरीवाल है, आपको पता होगा, केजरीवाल के पास ना दिल्ली की पुलिस का पावर नहीं, मतलब केजरीवाल दिल्ली की पुलिस को आदेश नहीं दे सकता, वो ना अमित शाह के पास है, हमारे होम मिनिस्टर के पास, देश के होम मिनिस्टर के पास। क्यों? क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर के पास कम पावर है। और बाकी जो है ना ये लक्षद्वीप वगैरह, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ये होता है, एक आदमी होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है और वही सारा देखता है वो यूनियन टेरिटरी, समझ रहे? बस पौंडीचेरी दिल्ली में था अब तक, और अभी ये जम्मू कश्मीर में, ये जो जम्मू और कश्मीर का जो एक स्टेट है ना, उसमें लद्दाख वाले में नहीं, लद्दाख सिर्फ वहाँ पे भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आदमी आएगा, जम्मू कश्मीर वाले में होगा, समझ रहे हैं आप? तो वो तो अभी फाइनल होने वाला था, बीच में कोरोना ने, समझ रहे हैं, दस्तक दे दी वो। और कुछ शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया है, मतलब कुछ ऐसे एरिया है जो, जैसे अभी आसाम में कुछ एरिया है, महाराष्ट्र में कुछ एरिया है, जिस पे ना चीफ मिनिस्टर की चलती है, ना किसी की चलती, सिर्फ गवर्नर वहाँ पे काम करता है। और कुछ जैसे आसाम में कुछ ऐसे एरिया है, वहाँ पे ना गवर्नर की चलती है उस स्टेट के, ना उस स्टेट की चीफ मिनिस्टर की चलती है, ना प्राइम मिनिस्टर की चलती, वहाँ पे प्रेसिडेंट की चलती, समझ रहे? ऐसे क्यों किया गया है? क्योंकि कुछ एरिया है ना वो बहुत डिप्रेस है, मतलब वहाँ पे ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, डेवलपमेंट नहीं, तो ऐसे एरिया गवर्नमेंट ने फाइंड आउट किए और उसको खास, मतलब जो प्रेसिडेंट गवर्नर वो लोग उसको देखते हैं, समझ रहे? ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देखने वाला, जैसे आपको ऊपर टेंशन मत लो, हम इसको देखने वाले। यहाँ तक हमने देख लिया, अभी देश में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट कर दी, स्टेट गवर्नमेंट कर दी, लोकल गवर्नमेंट कर दी, और कुछ यूनियन टेरिटरी वो भी हमने देख ली, यूनियन टेरिटरी क्या होता है वो सारा। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो सारा हो गया, अभी ये जो सारे, तो हमारा तो देश बन गया, अभी समझ रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट बन गया, स्टेट बन गई, सारे बन गया। अब जो जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे कैसे हम? स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर कैसे चुनेंगे? ये एमएलए कैसे चुनेंगे? आमदार खासदार, इसको इनका चुनाव कैसे होगा भाई साहब? उसके लिए चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो इसमें ना हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारे देश में 10, इसको हमें पढ़ना है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका काम क्या है पता है क्या? ये क्या करेगी? चुनाव कराएगी, इलेक्शन कराएगी, और ये प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे जो होते हैं ना, एमएलए, ये पार्षद वगैरह, नगर सेवक, ये सारे काम इलेक्शन कमीशन के पास होती है। तो सेंट्रल लेवल पे अलग इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेवल पे अलग ही, समझ रहे? ये सेंटर वाला, स्टेट वाला सेंटर के अंडर काम करता है, पर ये इनका अलग अलग पावर है। तो चीफ मिनिस्टर क्या, सॉरी, ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये कब बनी थी? इसमें काम कौन करता है? ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके पावर क्या है? उसको कौन अपॉइंट करता है? इसको अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं? ये सारे हर एक का, ये जो सारे 10 पावर, इसमें हमें देखो क्या क्या देखना है। इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इनका काम क्या है, इनका मेन आदमी कौन है, मतलब इनका हेड कौन है, इनके मेंबर्स कौन है, इनकी सैलरी क्या है, इनको कौन अपॉइंट करता है, शपथ कौन दिलाता है, निकालता कौन है, इनके पास पावर क्या क्या है, ये सारी चीज़ें ना हमें देखनी। उसका अभी यूपीएससी, अब देखो यूपीएससी बोर्ड है, अभी आपका जो आईएएस का एग्जाम होता है देश में, आईपीएस आईएएस, अब आपने देश तो बना लिया, पर देश चलाएगा कौन भाई साहब? देश ये लोग चलाते हैं, कौन? आईएएस ऑफिसर। अब डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी करना, अभी जैसे उद्धव ठाकरे ने बोल दिया कि कोरोना आ गया है, हम निर्देश देंगे कि कौन से शॉप खुली जाएंगी, कौन से शॉप नहीं खुली जाएंगी। अभी आपको पता होगा, आपके घर के पास जो पेट्रोल पंप है, तो वो पेट्रोल पंप जो है ना, वो कुछ टाइम तक ही खुले। तो ये निर्देश किसने दिए? ये चीफ मिनिस्टर ने दिए, ये उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसने बोला। तो ये सारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक कलेक्टर होता है, वो उस डिस्ट्रिक्ट को चलाता है। वैसे जैसे ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उनको निर्देश देते हैं, आपने ये काम करना है, समझ रहे हैं ना आप? कुछ डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी निर्देश आते हैं उनको। तो वो जो ये जो आईएएस आईपीएस, इनको कौन चुनेगा भाई साहब? तो एक यूपीएससी बोर्ड बनाया गया। ये बोर्ड का काम क्या है? ये उनका एग्जाम लेता है, इंटरव्यू लेता है, और इनको रिक्रूट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर देता है, समझ रहे ना? सेंट्रल लेवल के जो अफसर है, कौन से, ये कलेक्टर वगैरह, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। जैसे कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि सोलापुर का जो चीफ, ये उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, अपॉइंट करता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, पर इनका सारा चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। वैसे ही स्टेट पीएससी होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने सुना हो, जैसे एमपीएससी, महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक कमीशन। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इनका ये मतलब अंडर आता है, मतलब क्या, ये अलग इंडिपेंडेंट दोनों बोर्ड है, दोनों
पेपर लेते हैं, रिक्रूट करते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देते हैं। तो ये सारे इनके जो अफसर है ये आते हैं चीफ मिनिस्टर के अंदर, उद्धव ठाकरे के अंदर, और ये जो है ये आते हैं मोदी के अंदर, समझ गए आप। उसके बाद फाइनेंस कमीशन होता है, देश का जो पैसा है उसको कैसे बांटा जाए, स्टेट को कितना पैसा दिया जाए, ये सारी चीज़ें ये एक बॉडी। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मतलब ये जो एससी एसटी टाइप के लोग हैं इनके जो हक है, इनको हक को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई। इनका काम है इनको हक के लिए लड़ना, इनको जस्टिस दिलाना। वैसे अभी ओबीसी के लिए भी बना गया है, समझ, ओबीसी कास्ट के जो लोग हैं उनको भी, उनके लिए भी एक बोर्ड बनाया गया है। ये बोर्ड का काम है इनके जो हित है उसकी रक्षा करना। तो इसमें भी काफ़ी लोग अपॉइंट होते हैं, इनको कौन करता है, कैसे किया जाता है, इनकी सैलरी वैलरी, इनका ड्यूरेशन का टर्म कौन निकालता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी। वैसे ही माइनॉरिटी हमारे देश में, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी में जो कम पॉपुलेशन वाले लोग हैं उनको माइनॉरिटी बोलते हैं, उनके लिए भी एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर की अपॉइंट की जाता है, वो इनकी हितों की रक्षा करता है। वैसे सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमारा जो देश का पैसा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो पैसा सही से खर्चा हो रहा है क्या, कोई बीच में करप्शन पैसा खा तो नहीं रहा है ना। तो इसकी ना, जैसे अभी पैसा आया आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि पैसा है कोई एक बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं, बस बनाने का एक कंपनी गवर्नमेंट की, उस कंपनी में पैसा आया, ऊपर से बजट आया और बजट में बोल दिया कि इतने बस बनाने। अब उसने पैसा दे दिया, बस बन गए, पर अभी ये सच में उतना पैसा खर्च हुआ है, अभी इसमें पैसा कुछ किसने का है, तो उसकी ना रिपोर्ट समझ रहेगा। अभी सीएजी तो ये चिल्लर काम नहीं करता, वो अलग करते हैं, पर ऐसा काम सेंट्रल लेवल पे जो बड़े बड़े काम होते हैं, प्रोजेक्ट सेंट्रल की जो कंपनियां होती है, जैसे ओएनजीसी विदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बीएसएनएल, इनका जो ना ऑडिटिंग करता है, समझ रहे हैं, ये सीए टाइप का काम करता है, सीए जैसे कंपनी का ऑडिट करता है, वैसे सीएजी पूरे देश के जो कंपनी है उसमें देखने को किस किस का ऑडिट करता है, किस किस का नहीं करता है, ये सारे देखना है हमें। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब क्या, एक ऐसा लॉयर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखता है हर कोर्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा होगा कुछ केस होते हैं कि समझ रहेगा, धीरूभाई अंबानी वर्सेस कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई केस नहीं, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसे जो केस होते हैं जिसमें वर्सेस इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रखने के लिए ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, समझ गए आप। उसी तरह देखो, अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देख ली, मतलब ये जो देश हमने बनाया उस देश को चलाने के लिए हमें कुछ बॉडी होगी चाहिए, मतलब वो बॉडी इलेक्शन लेगी, अफसरों को अपॉइंट करेगी, कुछ लोगों की हितों की रक्षा करेगी, समझ रहे, सीजी बीजी सारी चीज़ें इसमें देख लिया। अब कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तभी ये बॉडी बनी थी सारी सारी। अब जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तभी तो इलेक्शन कमीशन, तभी तो इलेक्शन होगा, पहला इलेक्शन होगा, पहला प्राइम मिनिस्टर बना होगा हमारा। नहीं तो ये थोड़ी ऐसी थोड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देश बना 70 साल पहले और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, ऐसा नहीं है। जब देश बना था तभी ये सारी बॉडी बनी थी, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बनी थी, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनी थी। पर क्या हुआ, टाइम के साथ साथ है ना, ऐसा हमें मतलब ऐसा पाया गया कि हमें और एक बहुत कुछ बॉडी बनने की जरूरत थी, समझ। जैसे लोकपाल है, करप्शन आया, बहुत करप्शन, पैसे पहले तो पता नहीं था, पहले लगा था लोग देश को चलाएंगे, पर बाद में पता चला ये नहीं तो लोग, इन्होंने सारा पूरा देश को धोखे खा लिया, बहुत पैसा कमा लिया इन्होंने ब्लैक का। तो अभी इन लोग को जैसे ब्लैक का पैसा कमा लिया इन्होंने, अब इसको कौन देखेगा कि ये पैसा समझ खा रहे या नहीं, इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा। इसलिए हमें लोकपाल और लोकायुक्त, सेंट्रल लेवल पे लोकपाल और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त, इसकी अपॉइंटमेंट करने की जरूरत पड़ी। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह ही है, मतलब समझ, इसमें भी अपॉइंटमेंट होती है, कौन निकालता है, कौन अपॉइंट करता है, इनका पेमेंट क्या है, इनका कार्यकाल क्या कितना होता है, इनके काम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इनके भी। पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं बनी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बनी थी, ये बाद में बनाएगी। तो ऐसी ये बॉडी, समझ रहे ना, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे नीति आयोग, अब नीति आयोग क्या है, नीति आयोग ऐसा कि स्टेट और सेंट्रल को साथ में लेकर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनको साथ में लेके पॉलिसी बनाता है, देश में क्या काम होगा, जैसे क्या होगा, जैसे अभी पानी है, पानी को कैसे बचाया जाए, हेल्थ है, हेल्थ में क्या काम हो सकता है, स्टेट लेवल पे क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो सकता है। तो ये इसको सेंट्रल ये पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग, देश में क्या काम होगा उसकी पानी का काम ही, समझ रहे। उसके बाद ये नेशनल, अभी ये तो फिलहाल इनएक्टिव, मोदी जब से आए तब से इस पर काम नहीं चल रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब क्या, मानवीय हक, जो मानवाधिकार है, समझ, जैसे किसी का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कोई लोग आए, किसी आदमी को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो उसका काम ये देखता है, ह्यूमन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई स्टेट है, जैसे कश्मीर है, कश्मीर अगर आर्मी गई उनको ठोक दिया डायरेक्ट, वहाँ जाके मार दिया, तो ये तो ह्यूमन राइट्स के मतलब ह्यूमन के खिलाफ हो गया ना, इनह्यूमन एक्टिविटी हो गई नहीं। तो ऐसी इनह्यूमन एक्टिविटी को उस पर जांच करते हैं, इंक्वायरी करने का काम इस कमीशन को होता है नेशनल लेवल पे। वैसे स्टेट लेवल पे एक होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब ये देखो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये क्या करता है, जो सेंट्रल लेवल पे जो करप्शन होता है ना, सेंट्रल लेवल पे आईएएस अफसर, ये मिनिस्ट्री, इनकी जांच करता है, ये समझ रहे हैं, ये क्या झोल कर रहे हैं क्या, स्टेट लेवल पे ये करता है स्टेट, इसको हमें डिटेल में देखना है, उसको आप टेंशन मत लो। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है, इसको हमें देखना है। उसके बाद अभी सीबीआई आपको पता होगा, समझ रहे ना, ये आपने मूवी देखी स्पेशल 26, ये रेडे मारता है अक्षय कुमार, वो टाइप की मूवी देखो, ये सीबीआई होता है। तो सीबीआई का काम क्या है, सीबीआई के पास बहुत डिपार्टमेंट है, सिर्फ वो छापे मतलब करप्शन का नहीं देखता, वो क्राइम का भी देखता है, बहुत डिपार्टमेंट है उसके पास। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में, समझ रहे। इस तरह से देखो, अभी हमने हमारा पूरा देश बना लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बना लिया, स्टेट गवर्नमेंट बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना ली। अब टाइम के हिसाब से हमें कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी, वो भी देख ली। अब और देखते हैं, अब देखो और क्या है,
ये है 9 नंबर का चैप्टर। इसमें अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन देखो और कुछ चीज़ें देखो, जैसे इसमें देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी आपने देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या, आप हर एक गांव में एक सोसाइटी होती, आपको आपने सुना होगा सोसाइटी। तो वो सोसाइटी कोऑपरेटिव मतलब कुछ लोग साथ में आते हैं। अमूल डेयरी, जैसे अमूल डेयरी कुछ लोग साथ में आए, उन्होंने बोला कि हम साथ में दूध वहाँ डालेंगे और साथ में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। वैसे अलग अलग सोसाइटी होती, समझ रहे हैं। ये तो इनकरेक्ट एग्जाम्पल था जिसमें आपको समझने के लिए कि लोग साथ में आके कुछ सोसाइटी बनाते हैं उनके वेलफेयर के लिए। तो वो क्या होती है, उनका प्रोविजन क्या है, कौन बना सकता है, क्या हो सकता है, ये चीज़ें इसमें। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारे देश के पास जैसे हिंदी और इंग्लिश हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो देश की, जैसे हमने नया देश बनाया पर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। जैसे अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश और मराठी, समझ रहे, हिंदी नहीं। वैसे ये जो बाकी स्टेट है नॉर्थन स्टेट, इनकी हिंदी और इंग्लिश है, समझ रहे। जैसे कन्नड़ है, अभी आप अगर कन्नड़ की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी कर दोगे वहाँ उनको क्या समझ आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, समझ रहे। वैसे अभी देखो पब्लिक सर्विसेज, ये IAS इनकी सर्विस का टेनर क्या होगा, क्या कौन चुनेगा, कैसे हो, ये सारी चीज़ इसमें आती। और ट्रिब्यूनल्स, जैसे कल 2 स्टेट के झगड़े हो गए तो हमें एक उनका झगड़ा सॉल्व करना है तो हम एक ट्रिब्यूनल की गठन करेंगे। ट्रिब्यूनल मतलब एक कोर्ट टाइप छोटा, समझ, टेम्प्रोरी। उसमें एक आदमी होगा जो जज के तौर पे काम करेगा, समझ रहेगा, हेड होगा और कुछ मेंबर होगी। वो दोनों स्टेट है, दोनों का पक्ष सुनेंगे और डिसीजन देंगे, किसके मतलब कौन जो न्याय देंगे, जस्टिस देंगे, ये डिसीजन देंगे। तो इस तरह से हमने 9 नंबर के यूनिट में हमें इतने चैप्टर देखे। और लास्ट में क्या है, अब लास्ट वाला चैप्टर जो है इसका नाम है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। इसमें देखो अभी हमारे देश में हमने देखा, हमने देश तो बना लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बना लिया, स्टेट गवर्नमेंट बना लिया, इलेक्शन कमीशन भी बना लिया जो इलेक्शन कराएगा। पर भाई साहब इलेक्शन पार्टी होगी तभी होगा ना, तो पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी पहले। कुछ लोग साथ में आएंगे, वो एक पार्टी को बनाएंगे। जैसे आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने 2012 में एक पार्टी बनाई, उसने इलेक्शन लड़ा, उसने पार्टी बनाई, पार्टी को चिन्ह कैसे कौन सा मिला, झाड़ू मिला। क्यों मिला, क्योंकि उसको उतना मेंबर ऑफ जो उसके लोग चुन के आए थे, मतलब उसके जब शुरू में क्या हुआ था उतने ना उसके MLA चुन के आए थे। तो ये चिन्ह कौन देता है, पार्टी को चिन्ह कैसे मिलता है, पार्टी कैसे बनाई जा सकती है, समझ रहेगा। तो कौन, कुछ स्टेट पार्टी होती है, कुछ नेशनल पार्टी होती है। तो स्टेट पार्टी जो होती है वो स्टेट पार्टी का मतलब ये टाइटल मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ इसमें देखना हमें। बाद में इलेक्शन, तो इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें देखनी। उसके बाद इलेक्शन मशीनरी, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आपने देखा होगा, ये अब जब वोट डालने जाते हो वहाँ पे देखो 2-4 लोग बैठे होते हैं, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं। तो इसमें सारे देखने हमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर म्यूनसिपल से लेकर सरपंच, ये सारे जो इलेक्शन है ना, ये सारे इलेक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सारे को हमें इसमें देखना है। उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्शन के टाइम में कुछ रिफॉर्म करने चाहिए होते हैं, तो वो रिफॉर्म कौन से होते हैं ये हमें देखना है। कौन से रिफॉर्म अब तक किए गए, जैसे आपको पता है क्या 1988 तक जो इलेक्शन जो वोटिंग का जो हमारा एज था ना वो 21 था, मतलब 21 वाला बंदा ही वोट कर सकता था। पर बाद में राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई, उसने उसको ना 18 कर दिया, अब 18 साल का आदमी भी इलेक्शन में वोट कर सकता है, समझ रहे हैं आप। तो ये ऐसे रिफॉर्म इसमें कर दें। और एक एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, देखो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बन गई, 2 पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ पे 100 सीट कोई स्टेट में, वहाँ पे दोनों पार्टी इलेक्शन में मतलब उतर गई और एक पार्टी के पास आए 55 सीट, एक पार्टी का है 45 सीट। अब जिसके ज़्यादा सीट है उसने गवर्नमेंट बना लिया अपनी। अब 55 सीट वाला जो है उसने एक चीफ मिनिस्टर बनाया और सारा चीज़ मतलब हो गई। अब बाद में क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये जो 55 थे ना, इसके ना 6 लोग, दूसरी पार्टी थी अपोजिशन पार्टी, उसके पास 45 सीट रह गए, वो अपोजिशन में चले गए। जिसके पास 55 सीट थी उसने गवर्नमेंट बना ली। पर कुछ टाइम बाद झोल हुआ, झोल ऐसा हुआ, ये जो अपोजिशन पार्टी थी ना, इसने क्या कर दिया, ये जो गवर्नमेंट थी ना 55 वाली, इसके 6 MLA को ना पैसा खिलाया बहुत, इनको करोड़ों रुपए दिए, इनको अपने पाले में खींच लिया। और उनको अभी इनके पास कितने 55 थे, इनके 6 लोग भाग गए दूसरे पार्टी में, इनके कितने हुए 49, इनके कितने हुए अपोजिशन पार्टी की, इसके 51 हो गए। अब ये मेजोरिटी में आ गई तो इन्होंने बाद में इनकी सरकार गिर गई, इनकी सरकार बन गई। तो ऐसा चलता था बहुत, कब तक 85 तक, 1985 तक यही चलता था। पैसा, इसको बोलते हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब पैसा खिला के सरकार गिराने का काम, ये पूरा झोल चलता था। फिर बाद में 1985 में क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, समझ रहे। ये इसके तहत क्या है कि किसी पार्टी का MLA पार्टी छोड़ के भाग जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती, समझ गए आप। एक जैसे अभी बीजेपी का कोई MLA अगर वो भाग के शिवसेना ज्वाइन कर लेता है तो एक आदमी भाग गया तो उसकी सदस्यता, वो MLA पद है उसका, वो खारिज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो ये चीज़ उसमें काफ़ी क्लॉज है, समझ रहे। अगर एक पार्टी का कुछ ज़्यादा मतलब एक सर्टेन सेक्शन 33% लोग भाग गए ना तो नहीं होता सदस्यता रद्द। वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखने में, समझ रहे। तो इस तरह से हमने अभी आपको पूरा समझ गया होगा हमारा देश कैसे चलता है। इंडियन पॉलिटी मतलब क्या, कि देश है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या, स्टेट गवर्नमेंट है क्या, इनका इलेक्शन कैसा होता है, IAS क्या होता है, IPS क्या होता है, देश को चलाने के लिए प्लानिंग कैसे बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से चीज़ों पे लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी चीज़ों पे लॉ बना सकता है, कौन से टाइप की सिस्टम है हमारे यहाँ गवर्नमेंट की, समझ रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें, सिटीजनशिप, जैसे कि
ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी। अभी हमने जो देखा ना, ये हमारा आधा % भी नहीं, हमने जैसे ओवरव्यू देखा। तो कल से ना, जैसे अभी ये जो पहला चैप्टर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, देखो अभी आपको बताता हूँ। कल से हमें ये जो यूनिट है ना, हमने 10 यूनिट, उसके अंदर जितने चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में देखना है। देखो ये हमारा पहला चैप्टर है, देखो जैसे कि अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, ये पहला यूनिट है। इसके अंदर ये जो चैप्टर है ना कल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो यहाँ पे जो अंग्रेज थे ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अंग्रेज तो हमें चलाते थे, इन्होंने हमें मार मार के हमारा बट्टा बिठा दिया था। तो ये हमें देश को चलाते थे, हमारे देश को, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, तो ये हमारे देश को चलाते कैसे थे? तो ये हमारे, उन्होंने कुछ एक्ट बनाए थे, समझ रहे क्या? उन्होंने बोला था कि ये आदमी गवर्नर होगा, ये वाइसरॉय होगा, ये मिनिस्टर हो गए, इनके पास ये पावर है, समझ रहे? ये सारी चीज़ें हमें देखनी कल के लेक्चर में। तो होप आपको समझ गया होगा। तो इस तरह से हमने आज के चैप्टर में इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, इसका पूरा ओवरव्यू देख लिया। तो कल के चैप्टर में, कल के नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब हम इसका पहला जो यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उससे स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।